नमस्कार, मैं हूं प्रतीक त्रिवेदी। आज मैं गोरखपुर में मौजूद हैं और कहकर ही मानेंगे आपका स्वागत है। मैं सहस कलम लेकर भी गुणगान नहीं कर सकता हूं, फिर तेरे रूप सरोवर का मैं कैसे पाऊं पार गधे, मेरे प्यारे सुकुमार गधे। जी हां, आज यही है मुद्दा, क्योंकि वहां पर यह है मुद्दा। लिहाजा इस मुद्दे पर आज हम सारे लोग बातचीत करने के लिए मजबूर हैं। दरअसल हम एक पहले ये रिपोर्ट देखेंगे, फिर बहस के लिए आगे बढ़ेंगे और तारुफ कराएंगे अपने मेहमानों से। मैं सहस कलम लेकर भी गुणगान नहीं कर सकता हूं, फिर तेरे रूप सरोवर का मैं कैसे पाऊं पार गधे, मेरे प्यारे सुकुमार गधे। एक कवि की ये पंक्तियां उत्तर प्रदेश के सियासी घमासान में प्रासंगिक हो गई हैं, क्योंकि प्रचार में गधा बन गया है वार और पलटवार का सबसे बड़ा मुद्दा। गधे वाले बयान को लेकर पीएम मोदी ने मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को जवाब दिया और पूछा कि क्या अखिलेश को गधे से भी डर लगने लगा है। मैं हैरान हूं अखिलेश जी, मोदी पे हमला करो समझ सकता हूं, भाजपा पे हमला करो समझ सकता हूं, लेकिन बेचारे गधे के ऊपर। पीएम मोदी ने यह भी कहा कि वो गधे से प्रेरणा लेते हैं। जिस तरह गधा मेहनत से काम करता है, उसी तरह वे भी देशवासियों के लिए गधे की तरह काम करते हैं। गधा अपने मालिक पे वफादार होता है। गधा अपना मालिक जितना काम ले उतना करता है और कम से कम खर्चे वाला होता है। अखिलेश जी, ये 125 करोड़ देशवासी मेरे मालिक है। वो मुझसे जितना काम लेते हैं मैं करता हूं, बिना छुट्टी लिए करता हूं, थक जाऊं तो भी करता हूं, कभी भूखा रहा तो भी करता हूं, क्योंकि गधे से प्रेरणा लेता हूं और बड़े गर्व से लेता हूं, ताकि इन 125 करोड़ मेरे देशवासियों के लिए गधे से भी ज्यादा मजदूरी करके उनके लिए काम आऊं, इस गौरव के साथ काम करता हूं। जिन गुजरात के गधों को, उन गधों पे आपको इतनी नफरत है, लेकिन वही गुजरात है जिसने दयानंद सरस्वती को जन्म दिया था। वही गुजरात है जिसने महात्मा गांधी को जन्म दिया था। वही गुजरात है जिसने सरदार वल्लभ भाई पटेल को जन्म दिया था। अरे वही गुजरात है भगवान कृष्ण ने यहां से जाकर के वहां बसना पसंद किया था। और इसलिए अखिलेश जी, ये देश हमारा है, हर कोना हमारा है। ये नफरत का भाव आपको शोभा नहीं देता है। यूपी में एक तरफ गधे को लेकर गदर मची है, तो दूसरी तरफ मुद्दे पीछे छूटते दिखाई दे रहे हैं। हालात ये हैं कि बुंदेलखंड के ललितपुर में करीब आधा दर्जन गांवों में विकास कार्य न होने से लोगों ने वोट बहिष्कार किया। उसी तरह चित्रकूट के सदर विधानसभा क्षेत्र और मानिकपुर विधानसभा के अमरपुर गांव में पानी की कमी और विकास न होने से परेशान लोगों ने मतदान का बहिष्कार किया। हम लोग मतदान का बहिष्कार कर रहे हैं सर। विगत 15 सालों से हम लोग अधिकारी और प्रतिनिधियों के चौखट के चक्कर लगा लगा करके चप्पलें घिस डाला। आज तक ना ही अधिकारी और ना ही जैसे जनप्रतिनिधि हमारी समस्या पे बिल्कुल ध्यान नहीं दिए। एक बार जीत करके जाते हैं, दोबारा इस मोहल्ले को देखते नहीं हैं। इनकेस हम लोग जाते हैं तो पूछते हैं कहाँ से आए, सबसे ज्यादा पानी की जरूरत आप ही को है। ये योजना, ये सारी योजनाओं का ब्यौरा हम लोग को दे करके बहला करके वापस कर देते हैं। इसलिए हम लोग इस निर्णय पे पहुंचे कि इस बार मतदान का बहिष्कार करेंगे। क्या किया फिर आपने? इस बार हम लोग मतदान का बहिष्कार कर रहे हैं। मतदान का बहिष्कार सर इसलिए किया है कि हमारे न तो कोई रोड है, न नाली खरंजा, कोई भी विकास कार्य नाम से कोई कार्य नहीं हुआ। सारे प्रधान लोग अपने पेमेंट निकाल के और मतलब कोई ना ऊपर सुनवाई ना नीचे सुनवाई, कहीं सुनवाई नहीं होती है।
कई बार डीएम एसडीएम के पास दरखास्त लगाई, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती। एक तरफ है जुमलेबाजी और दूसरी तरफ है जनता के असल मुद्दे। साफ है जुमलेबाजी यूपी चुनाव में आम लोगों के मुद्दे पर भारी पड़ती दिखाई दे रही है। यूपी चुनाव में गधा जरूरी है या विकास, फैसला आप खुद कीजिए। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। मुझे इस पर ज्यादा कुछ बोलने के लिए है नहीं, क्योंकि मुद्दा सामने है आपके। तारुफ करा देता हूं लोगों से जो इस मुद्दे पर आज अपनी बात रखेंगे। नवेद सिद्दीकी साहब हैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, बोलने के लिए हमारे साथ। जिशान हैदर साहब हैं हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता। डॉक्टर दीप्ति भारद्वाज हमारे साथ बीजेपी की प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद रहेंगी, और उम्मेद सिंह बसपा के नेता हमारे साथ मौजूद रहेंगे। नवेद साहब, मैं जानना चाहता हूं आपकी ये गधों से या गधे से इतनी नफरत क्यों है, और आप गधे को मुद्दा क्यों बनाते हैं, बताइए। देखिए, दिक्कत इसलिए होती है, अभी मैं आपके ऑफिस भी आ रहा था तो आने में देर हो गई, क्योंकि रास्ते में 3-4 बैठे हुए थे, तो उनको हटाने में, उठाने में, हॉर्न बजाने में बड़ी दिक्कत हुई। वो उठ ही नहीं रहे थे, लेकिन खैर किसी तरीके से आ गए। देखिए, और जहां तक गधे की बात है, इस चीज को एक गलत मोड़ दिया जा रहा है। प्रतीक भाई, हमारे वजीर आला ने एक बहुत अच्छी बात कही जी। नहीं, यहां इसलिए हो गए क्योंकि यहां के नहीं है, बाहर से तशरीफ ले आए थे। तो हम लोग तो यहां वाले नहीं थे, ये बाहर से शायद आ गए होंगे। किसी से मैंने पूछा ये कहां से आया, बोला बाहर से आया। मैंने कहा खैर कोई बात नहीं। तो देखिए, ऐसा है कि अखिलेश यादव जी ने कहा था कि उत्तर प्रदेश के विकास का प्रचार करिए, जैसे हो रहा है विकास का प्रचार होना चाहिए, वैसे ही गुजरात अपने विकास का प्रचार करे, गधे का प्रचार ना करे, ये कहा था उन्होंने। अब इसको बात ये किसी ने अपने दिल पे ले ली, कुछ लोगों ने अपने दिल पे ले ली। लेकिन क्यों ले ली साहब? उन्होंने तो गधे की बात की थी, किसी शख्स ने तो पूरी एक कौम को कह दिया था कुत्ते का पिल्ला, तो उस वक्त तो किसी ने दिल पे नहीं ले लिया, और जब लिया तो कहा हमने तो उनको नहीं कहा था। तो अखिलेश जी ने भी किसी को नहीं कहा है। जिस तरह उन्होंने किसी को नहीं कहा था, उसी तरह अखिलेश जी ने भी किसी के ऊपर उंगली नहीं उठाई है। जो प्रचार हमारे सदी के महानायक बच्चन साहब कर रहे थे, तो उनसे गुजारिश की कि गधों का कम कुछ थोड़ा विकास का भी। तो नवेद भाई, अगर भैंसों पे बात होगी, बात को गलत समझे नवेद भाई, अगर भैंसों पे बात होगी या भैंस खो जाने के मुद्दे पर बात होगी, तो आपको कोई एतराज नहीं होगा, और पुलिस ढूंढेगी उनको, तो कोई इस पे एतराज आप नहीं जताएंगे, क्योंकि आप बात गधे की करते ही नहीं है। आप भैंसों पे अगर हम बात करेंगे तो आप उस पर भी बात नहीं करेंगे, क्योंकि आपको कोई एतराज नहीं होना चाहिए फिर। नहीं, उस पर देखिए, नहीं देखिए, ऐतराज किसी चीज पे नहीं। विकास हो, भैंस होगी तो डेयरी होगी, डेयरी फार्म होंगे, कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं विकास होगा ना। तो ऐसा है कि हमें ऐतराज नहीं है, लेकिन ये ऐतराज, ये छोटी चीजें पकड़ करके कुछ छोटी मानसिकता के लोग मालूम नहीं क्यों बड़ा मुद्दा बना देते हैं। अब भैंस हमारे कैबिनेट के वजीर आला, जवाब दीजिए, छोटी मानसिकता के लोग, आजम खान साहब की भैंस गायब, जवाब दीजिए दीप, छोटी मानसिकता के लोग। देखिए, अब भैंस न ढूंढती पुलिस तो कहते हैं कि मंत्री की भैंस नहीं ढूंढ पाए, लानत है। अगर भैंस ढूंढ दी तो कह रहे हैं कि मंत्री की भैंस ढूंढ के ले आए। देखो, तो भाई साहब हम करें तो क्या करें? क्या जवाब ढूंढा है? क्या जवाब ढूंढा? तो जाए कहां? हमें तो कोई कहना जाने भी नहीं देता। चित भी आपकी और पट भी आपका। जी प्रतीक जी, मैं नावेद साहब की बात कोई ध्यान रखते हुए, और क्या बात है, मुझे दीप्ति ने जवाब दीजिए, छोटी मानसिकता के लोग। सुनिए, उत्तर प्रदेश के अखिलेश यादव जी के कमेंट को भी याद करते हुए मैं आपके सामने एक बात रखती हूं कि आज हमारे माननीय प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने बहुत माकूल जवाब इन लोगों को दिया है, क्योंकि उन्होंने गधे को भी एक प्रतीक बनाया और इज्जत का एक इज्जत के रूप में उन्होंने प्रस्तुत कर दिया कि वो हर चीज से कोई ना कोई प्रेरणा लेते हैं, और उन्होंने ये बता दिया कि गधा भी इस समाज में, ये आपके लिए हंसने की बात हो सकती है, समाजवादी पार्टी के लिए हास्यास्पद बात इसलिए हो सकती है क्योंकि उन्होंने तो नहीं किया। गधा कम से नवेद भाई, आप क्यों हंस रहे हैं? ये हंसना ठीक नहीं है, ये हंसी किस बात का सूचक? आपको मुझे बताइए, ये हंसी किस बात का सूचक? आप क्यों हंस रहे हैं? गधा अगर ना होता तो धोबी अपने कपड़े कैसे धोता?
गधा अगर ना होता तो धोबी अपने कपड़े कैसे धोता? समाज का एक बहुत विशेष वर्ग है जो गधे से आजीविका अपनी अर्न करता है, जिसे आप दलित समाज के लिए जानते हैं। तो इस तरीके से तो उन्होंने एक बहुत बड़े समाज की भी मजाक उड़ाई है गधा कह करके, कि वो सिर्फ एक चीज को रिप्रेजेंट करते हुए उन्होंने ये बता दिया कि ये हास्यास्पद चीज है, यानी पूरा धोबी समाज इसके लिए जिम्मेदार हो गया कि धोबी समाज की जो बेइज्जती उन्होंने की। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने तुरंत इस चीज को भी उन्होंने बहुत इज्जत के साथ आगे बढ़ाया। उन्होंने कहा कि मैं उसी तरीके से उनसे प्रेरणा लेता हूं क्योंकि वो अपनी माटी का वफादार है, वो मातृभूमि के वफादार है, वो राष्ट्र के वफादार है, वो तिरंगे झंडे के वफादार है, इसलिए उन्होंने इस चीज को वहां से लिया है। आप आश्चर्य करेंगे कि जब बदजुबानी आए तो इस कदर आ जाए कि लोग दूसरे भी उसी तरीके से बोलने लगे, तो ये शोभा नहीं देता। माननीय मोदी जी ने बहुत तरीके से उसको जवाब दिया और शायद उसके बाद समाजवादी पार्टी को शर्मनाक स्थिति में आ जाना चाहिए और उन्हें क्षमा मांग लेनी चाहिए इस तरीके के बयानों पर। चलिए, गधों के प्रति प्रेम देखकर अच्छा लगा दीप्ति जी का। हमारा तो सबके प्रति प्रेम है, हम हर जानवर से प्रेम करते हैं क्योंकि वन्य जीवों के लिए ही पर्यावरण का एक नियम है कि अगर आप वन्य जीवों से प्रेम नहीं करेंगे तो आपको सही जीवन नहीं मिलेगा। लेकिन आपका सिर्फ भैंसों से प्रेम है। आपके आजम खान की भैंसें जब गायब हो जाती हैं तब आपको इस बात की चिंता होती है कि आप उनको खोजना शुरू कर देते हैं, पूरी का पूरा पुलिस महकमा लग जाता है। आश्चर्य करेंगे प्रतीक जी, आप आश्चर्य करेंगे कि जिस उत्तर प्रदेश में एक FIR दर्ज नहीं होती, लोग गुम हो जाते हैं और उनके बच्चे नहीं मिलते, वहां पर भैंसे ढूंढने के लिए पूरा का पूरा पुलिस महकमा लगा दिया जाता है। ये तो समाज के कानून व्यवस्था की स्थिति है। आप किसकी बात करते हैं? ये है अच्छा, चलिए मैं दीप्ति जी आपको थोड़ी देर के लिए चुप कराता हूं। गंदे बयान मैं चुप कराता हूं आपको। दीप्ति जी, डॉक्टर दीप्ति, मैं थोड़ा सहज होकर आज चलते हैं। मैं आज आपको चुप करा दूं। मैं जीशान, जब नवेद जी आपकी तरफ देख रहे थे तो आप दोनों लोग मुस्कुरा रहे थे और मुझे ये जो मुस्कुराहट है वो कुछ कहती हुई नजर आई। दोनों की आंखों आज का टॉपिक ऐसा है कि अमूमन डिबेट मुस्कुराहट अपने आप आ ही जाती है। लेकिन जीशान भाई, मैं आपसे प्रतीक भाई, बिल्कुल, और मैं उसको पढ़ना जानता हूं नवेद भाई, उस मुस्कुराहट को पढ़ना जानता हूं और बखूबी उसको बयां भी कर सकता हूं। मैं अपने प्रोड्यूसर राजीव जी से कहूंगा कि राजीव जी जरा वो निकालिए फाइल और वो निकालिए फुटेज और वो निकालिए विजुअल एंकरों में से जो ललितपुर में जो बाइकआउट हो रहा था, जो वोटों को देने लोग नहीं गए। मैं जीशान आपसे जवाब चाहता हूं कि पानी नहीं मिला, सड़क नहीं थी, तो उस पर जवाब दीजिए और फिर मुस्कुराहट के साथ जवाब दीजिए। बहस को आगे बढ़ाएंगे। जीशान, जवाब दीजिए। जी प्रतीक जी, देखिए, हम जो आप मुस्कुराहट की बात कर रहे हैं, हमें मुस्कुराहट उस चीज पे आ रही थी कि आज देश का प्रधानमंत्री अपने 45 मिनट के भाषण में लगभग 20 से 25 मिनट गधों के बारे में बात करते हैं। हमें किसी जानवर से कोई ईर्ष्या नहीं है, लेकिन मैं ये सोच रहा था प्रतीक जी, आपको भी पता है और जितने लोग देख रहे होंगे और जितने लोग बैठे हैं उन सबको भी पता है कि गधे का कंपैरिजन कब कैसे किससे किया जाता है। वो चीज से मुझे वो है कि देश का प्रधानमंत्री अब विकास की बात, आप आए थे विकास की बात करने देश में, आप प्रदेश के शुरू में विकास कर रहे थे, 2-3 चरणों में विकास की बातें कर रहे थे। आज आप, मैं उस पे आ रहा हूँ, दुनिया में उसको देखने के लिए लोग आते हैं। मैं उसी पे आपने क्यों वॉर शुरू कर दी इस बात के लिए? मैं उसी पे आ रहा हूँ प्रतीक जी, मैं उसी पे आ रहा हूं। मेरी बात खत्म हो जाने दीजिए। देखिए, शुरू में मोदी जी ने बहुत विकास की बातें करी प्रदेश में, ये करेंगे वो करेंगे, फिर उनको ये लग गया, क्योंकि देखिए राहुल जी ने, अखिलेश जी ने अपनी ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी ये बात कही थी कि आने वाले टाइम में ध्रुवीकरण की राजनीति ये लोग शुरू करेंगे। उनको दिख गया कि अब उनके जुमले में नहीं फंसने वाले हैं, उनके नीचे की जमीन निकल गई है, तो अब वो इस तरह की बातें करने लगे हैं कि सतही बातें, जिस तरह से, देखिए अखिलेश यादव जी ने क्या कहा था प्रतीक जी, आपको भी पता है कि अखिलेश यादव जी के क्या लाइन थी। और अखिलेश यादव जी ने साफ कहा था कि आप अगर गधों का वहां प्रचार करते हैं, अमिताभ बच्चन जी से अपील की थी, तो उसका प्रचार बंद कर दीजिए। मोदी जी आते हैं, अगर कोई वहां पे गधों तक का प्रचार करा रहे हैं और उत्तर प्रदेश में अगर जो डेवलपमेंट हुआ है उसके बारे में एक बार भी नहीं बोलते हैं,
तो ये गलत है। उसके लिए देश के प्रधानमंत्री हैं, आज आप देखिए किस स्तर पे बातें कर रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री जी देश के। आज वो कभी गूगल पे बात करते हैं, कभी गधों के बारे में बात करते हैं। आपको ये क्या स्तर गिर गया है देश के प्रधानमंत्री का? दिखाई जाए जिसमें बाइकआउट हुआ है, जिसमें लोग वोट डालने नहीं गए, ललितपुर का वो इलाका, बुंदेलखंड का वो इलाका। कैन यू प्लीज कमेंट? जिशान भाई आप बताएंगे उसमें, आप अपना कमेंट देंगे उसमें? प्लीज क्लैरिफाई करिए मुझे, मैं बताइए मुझे कौन सा विकास का पहिया, मुझे प्लीज कमेंट करिए, मुझे बताइए। प्रतीक जी देखिए, मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूं कि अगर वहां पे विकास नहीं हुआ है, वहां पे जिस तरह से हमने वो फुटेज देखा, फिर दिखाने की जरूरत नहीं है, हमारे हिसाब से आपका चैनल है, आप जो चाहे। अगर उन्होंने कहा है कि हमें बिजली नहीं मिलती है, हमें वहां पे परेशानी है, पानी की परेशानी है, तो हमें लगता है वो विकास वहां पे नहीं हुआ, वो विकास होना चाहिए था। हम बिल्कुल उससे गुरेज नहीं करते, हम ये नहीं कहते कि वहां पे विकास हुआ है और हम वो लोग झूठ कह रहे हैं या गलत कह रहे हैं। विकास वहां पे होना चाहिए था। उन्होंने बहिष्कार अगर मतदान का किया है तो ये गलत है। लोकतंत्र में ऐसा नहीं होना चाहिए और हमें लगता है इसका अगर हमारी सरकार आती है तो मैं आपको मैं इस चैनल के माध्यम से कहता हूं कि वहां पे विकास होगा। उन्होंने कहा कि पिछले 15-20 क्या आप शर्मिंदा हैं? मैं नवेद भाई आपसे पूछता हूं, जिशान की इस बात पे नवेद मैं आपसे पूछता हूं, क्या आप शर्मिंदा हैं जो जिशान कह रहे हैं कि वहां पे विकास नहीं हुआ? नवेद भाई आप बताइए, शर्मिंदा हैं आप? ये बात सच है कि वोट का बहिष्कार नहीं होना चाहिए था? नहीं, देखिए प्रतीक भाई, उत्तर प्रदेश जो है वो हिंदुस्तान का सबसे बड़ा सूबा है और हिंदुस्तान का दिल कहा जाता है उत्तर प्रदेश को। तो जब सूबा बड़ा होता है तो काम ज्यादा होता है, जिम्मेदारियां ज्यादा होती हैं, सारी चीज सबको लेकर के चलना पड़ता है। सवाल का जवाब तो कहीं ना मैं जब नहीं बिल्कुल मैं जवाब पे ही आ रहा हूं। ऐसा नहीं, जिशान भाई ने ये नहीं कहा कि वहां पे बिल्कुल काम नहीं हुआ है। जिशान भाई ने कहा है कि एक आध चीज अगर कहीं कोई रह गई होगी या नाराजगी है या जिन्होंने बायकॉट किया वो कौन थे, ये भी देखने की एक चीज है। एक चीज समझने की ये भी है कि हो सकता हो किसी ने कुछ प्रायोजित करके किसी को कि भाई तुम लोग ये कह देना कि ऐसा है, यहाँ काम नहीं हुआ, तो ये भी देखने की एक बात है। इसके लिए हम सिर्फ 11 तारीख इसके लिए मैं एक बात कहना चाहूंगी, मैं ब्रेक ले रहा हूं, लेकिन मैं ये मैं एक बात कहना चाहूंगी, कार्यकर्ता दिख रहे हैं एंड आई एम वेरी सॉरी, मुझे दुख है ये आपने उसमें भी कार्यकर्ता देख लिया। वेरी बैड प्रतीक जी, ये बहुत प्रतीक जी मैं एक बात कहना चाहती हूँ। प्रतीक जी, उसमें भी आपने कार्यकर्ता ढूंढ लिए, उसमें भी आपने देख लिया कि जब मेरा रिपोर्टर गया उसने भी वही बात, तमाम वहां पर पत्रकारों के सामने, उसमें भी आप कार्यकर्ता देख रहे हैं। हम लोग मतदान का बहिष्कार कर रहे हैं सर। विगत 15 सालों से हम लोग अधिकारी और प्रतिनिधियों के चौखट के चक्कर लगा करके चप्पलें घींच डाला। आज तक ना ही अधिकारी और ना ही जैसे जनप्रतिनिधि हमारी समस्या पे बिल्कुल ध्यान नहीं दिए। एक बार जीत करके जाते हैं, दोबारा इस मोहल्ले को देखते नहीं हैं। इनकेस हम लोग जाते हैं तो पूछते हैं कहाँ से आए, सबसे ज्यादा पानी की जरूरत आप ही को है। ये योजना ये सारी योजनाओं का ब्यौरा हम लोग को दे करके बहला करके वापस कर देते हैं। इसलिए हम लोग इस निर्णय पे पहुंचे कि इस बार मतदान का बहिष्कार करेंगे। क्या किया फिर आपने? इस बार हम लोग मतदान का बहिष्कार सर इसलिए किया है कि हमारे न तो कोई रोड है, न नाली खरंजा, कोई भी विकास कार्य नाम से कोई कार्य नहीं हुआ। सारे प्रधान लोग अपने पेमेंट निकाल के और मतलब कोई ना ऊपर सुनवाई न नीचे सुनवाई, कहीं सुनवाई नहीं होती है। कई बार डीएम से के पास दरखास्त लगाई लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती। मतदान का बहिष्कार किसी समस्या का हल नहीं है, लेकिन ये बात हमने फिर इसलिए सुनवाई क्योंकि बात सिर्फ कहीं और चली जाए और बात गधे पे होने लगे, उससे बेहतर है कि बात मुद्दे पे रहे। बसपा के हमारे साथ प्रवक्ता, हमारे नेता हमारे साथ मौजूद हैं। मैं जानना चाहता हूं, आप भी नहीं बच सकते, सरकार आपकी भी रही है, फुल मेजॉरिटी में रहे हैं, और जहां ये मतदान का बहिष्कार हुआ वहां तो आपका गढ़ माना जाता है। आपकी चुप्पी जो है बहुत कुछ कह रही है। मैं आपसे भी जवाब मांगना चाहता हूं, उमेश जी। प्रतीक भाई बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। मैं तो मुझे बड़ा खेद है इन सब चीज़ों का।
जिस तरह से आज जनता ने चुना था, आज 3 साल केंद्र की सरकार को हो गई और 5 साल का टाइम बीता जो है सपा का। आज जिस तरह से पूरा चुनाव वो केवल मुद्दा क्या रहा, वो केवल मजाक बन गया कि इनके विकास की बात करने के बजाय कि कभी गधे पे, कभी आतंकवाद पे, कभी किसी को कुछ भी कह देना, जो मर्जी, मतलब बिल्कुल प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री का स्तर बिल्कुल नीचे गिरता है। लोग के अंदर ही बड़ा गलत मैसेज जा रहा है जो हुआ है। मैं इस पे बड़ा दुख व्यक्त करता हूं। जिस तरह से वहां का मजाक बनाया गया बुंदेलखंड का, मुझे पता है कि 19 सीट में से मुझे 12 सीट मिली थी, बड़ा सम्मान मिला था वहां पे, और आज हम बहुत अच्छी सीट वहां आज भी बढ़ रही है हमारी। जिस तरह से उत्साह दे करके लोगों ने वोट किया, मैं उसका धन्यवाद देता हूं इस चौथे चरण में। आप देखिए जिस तरह से वहां पे पानी मांगा गया, तो वहां पानी के बदले उनका मजाक उड़ाया गया पूरे बुंदेलखंड का, खाली डिब्बे भेज दिए गए ट्रेन के। वहां पे खनन माफिया इस तरह से जोर पकड़ा कि पूरा जो है त्राह त्राह करने लगा पूरा जो है बुंदेलखंड। आज जो है इनका काम बोल रहा, काम तो नहीं, इनके जो है मंत्री प्रजापति बोल रहे हैं, वो पूरा देश देख रहा है। मुझे तो इनका काम नहीं दिखाई दिया कहीं। जो काम की प्लान बनी थी और बसपा टाइम पे बना था, बसपा ने 900 करोड़ रुपए सबसे पहले जो है वहां के लिए अलॉट किया था बुंदेलखंड के लिए। आज उन कामों का केवल नाम बदला गया, बाकी ये लोग केवल लड़ाइयां करते रहे। भाजपा ने क्या किया, वो इलाहाबाद से आशा करते हैं। बताइए वहां पे इतनी भीड़ रही है, जो भी इनके पास जुटे वो सारे लोगों का निगाहें थी कि कहां चले गए हमारे जोशी जी। इलाहाबाद से, जो जिस तरह से यहां से केंद्र सेंटर था लखनऊ, यहां वाजपेयी जी का नाम तक नहीं रहा। तो इन लोगों की केवल 2 लोगों की पार्टी बन के रह गई। ये लोग केवल अपनी अपनी पार्टियों पर कब्जा करने का काम किए इस 3 साल और 5 साल। ये काम करने का तरीका पब्लिक ठगी से महसूस कर रही है। मुझे बड़ा दुख है इन चीजों को। अभी नेता को आना चाहिए इनको काम के लिए, पब्लिक के काम करें, वरना पब्लिक भी बहुत जबरदस्त झटका देगी। अब कोई जुमलेबाजी में आने वाला नहीं है। अब पब्लिक काम चाहेगी और काम के ऊपर वोट करेगी। ये मेरा सबसे निवेदन है, और मैं पब्लिक से भी निवेदन करूंगा कि वो ये काम नहीं है, बहिष्कार। उम्मीद थी कि आप जो जवाब देंगे उस बात पे, मुझे लगा कि आप जब जवाब देंगे तो इस बात का जवाब जरूर देंगे कि 19 में जब 12 विधायक थे तो वो क्या करते रहे, एक बड़ी ताकत थी आपकी, उन लोगों ने क्या किया। सवाल उन पर भी बहुत बड़ा है और निश्चित तौर से आपको जवाब देना चाहिए था। लेकिन दीप्ति जी, मैं आपसे जो है एक सवाल का जवाब देना चाहता हूं। अध्यक्ष, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष कह रहे हैं मैं यूपी में दूध और घी की नदियां बहा देंगे। सवाल इस बात का है, जब आप बहस में उलझेंगे गधे की और इसकी बात की और अल्लफाजी में, तो आप कैसे बहाएंगे? आपके ऊपर कैसे विश्वास करें कि दूध और घी का कोई प्लान आपने बताया, कोई प्लान आपने दिया? कोई प्लान नहीं दिया। आप सिर्फ बातचीत करते हैं और सिर्फ वही लफाजी, इसके अलावा कुछ नहीं। दूध घी के घी की नदियां बहा देंगे, कैसे बहा देंगे भाई? आप बात कर रहे हैं गधों पे, पूरी लड़ाई कर रहे हैं उस पर। प्रतीक जी, प्रतीक जी अब सुन लीजिए, प्रतीक जी अब सुन लीजिए। प्रधानमंत्री जी ने लगातार विकास की बात ही की है, विकास बनाम स्कैम की ही चर्चा चलती रही है। लगातार उन्होंने इसी चीज पर जोर दिया है, चाहे आज का भाषण हो या आज से पूर्व के जितने भी भाषण हो। लगातार उन्होंने लोगों को यही बताया है कि समाज के उत्थान के लिए वो क्या क्या कर रहे हैं और उन्हें भविष्य में क्या क्या करना है। लगातार उन्होंने इसी तरीके की चर्चाएं की हैं। अखिलेश यादव सरकार ने जिस तरीके के स्कैम किए हैं, जिस प्रकार से गुंडों और माफियाओं को उमेश जी ने कहा कि खाली ट्रेन आ गई थी। उमेश जी ने कहा आपके सामने कि खाली ट्रेन आई, अभी आप बुंदेलखंड में पानी नहीं आया। इतना तो प्रतीक जी आप भी समझ सकते हैं कि खाली ट्रेन नहीं हो सकती, खाली ट्रेन नहीं हो सकती। अब एक बात और, 5 साल का ये जो पीरियड है जो अखिलेश यादव सरकार का है, उससे पहले 5 साल बसपा के थे। लेकिन क्या इन 10 सालों में भी क्या किसी भी प्रकार से इन लोगों ने इस प्रकार का कोई अभियान नहीं चलाया कि बुंदेलखंड का विकास हो सके? और सबसे ज्यादा आश्चर्यजनक बात यह है कि 5 लाख करोड़ की संपत्ति खनिज खनन के माध्यम से इन्होंने बर्बाद की है। उसका राजस्व ही इतना प्राप्त हो जाता कि ये बुंदेलखंड का विकास कर पाते, लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया क्योंकि इन लोगों की नीयत में ही खोट था। और ये लगातार इस तरीके के कामों में, आप एक बात बताइए कि प्रतीक जी, मैं एक बड़ी सामान्य सी बात पूछती हूं कि समाजवादी पार्टी का जो भी व्यक्ति मुझे मिला, जो भी कार्यकर्ता मुझे मिला, कार्यकर्ता से पूछो कि भाई तुम क्या करते हो, तुम्हें क्या रोजगार मिल गया? तो कहता है नहीं, मैं ठेकेदार हो गया हूं। भाई न उद्योग न कारोबार, न उद्योग है न कारोबार है, फिर भी सब ठेकेदार हैं।
बड़े आश्चर्य की बात है। इस हिंदुस्तान में, दुनिया में कहीं पर भी इतनी तेजी से कहीं लोगों की तरक्की नहीं हुई है कि एक सामान्य व्यक्ति जो है खनिज का खनन करके माफिया बन करके इस प्रकार से 5 साल उसने इस प्रदेश को लूटा है। उसका जवाब देना चाहेंगे। जिशान जी आप हाथ उठा रहे। जिशान जी मोदी जी के ऊपर मोदी जी के ऊपर जो जिस प्रकार से आरोप लगा रहे हैं वो इनकी हताशा है, निराशा है और ये लगातार ये सोच रहे हैं कि इनको ये लगता है कि इस तरीके से बोल करके हम मोदी जी के ध्यान को भंग कर देंगे या भारतीय जनता पार्टी के ध्यान को भंग कर देंगे, पर ऐसा है नहीं। प्रतीक जी हमें लगता है कि आपने भी पिछले हमें लगता है 15 दिन से भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं देश के, माननीय मोदी जी, उनके भाषण देखे होंगे। आप इतने सीनियर रिपोर्टर हैं, आपने भी एक चीज का ध्यान दिया होगा, उन्होंने कहीं भी अब नोटबंदी की बातें नहीं कर रहे हैं। वो आज का भी भाषण आपने सुना होगा। तो आप एक तरफ कहते थे नोटबंदी से हम काला धन वापस ले आएंगे, आज बंद कर दी विकास की बातें। आप एक तरफ जो है, आज इनके एक मंत्री हैं रामकृपाल जी, उन्होंने बयान दिया है कि कोई मुसलमान प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी, ऐसा नहीं मिला प्रदेश में कि भारतीय जनता पार्टी उसको चुनाव लड़ा सकती। आज आप एक तरफ आपके अमित शाह जी जो हैं, कभी कसाब की बातें करते हैं, कसाब से मिलाते हैं। सर देखिए, हम फिर बार बार कह रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ इस वक्त ध्रुवीकरण की राजनीति की कोशिश कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता। मैंने फिर कहा कि ये लोग, अब इनको पता था कि इनके जो विकास के वादे 2014 के लोकसभा चुनाव में थे वो सबको दिख गए कि खोखले वादे थे, उन्होंने सिर्फ वादे किए थे। और प्रियंका जब आप बोल रही थी ना दीप्ति जी, जब आप जब बोल रही थी, मैं बोल नहीं रहा था, फिर हम आपको डिस्टर्ब करेंगे तो फिर आपको परेशानी होगी। आपका जो नंबर आएगा तो आप बोलिएगा। तो देखिए, हमें ये लगता है प्रतीक जी कि उनको पता है कि जो वादे उन्होंने किए थे बिल्कुल खोखले थे, झूठे थे, जुमले थे, हर चीज को जुमला बता दिया उन्होंने उसके बाद। तो इनके जो संकल्प पत्र लेके आए हैं उसके ऊपर कोई विश्वास नहीं कर रहा है। अब इनको लग रहा है कि फिर से ध्रुवीकरण की राजनीति करो, फिर से ध्रुवीकरण देश प्रदेश में करने की कोशिश करो, नहीं तो इनके नीचे की जमीन खिसक चुकी है। और प्रतीक जी जो मैं बातें कह रहा हूं ये बहुत ही मतलब आप इस चीजों को ध्यान दीजिए, जो चीजें मैंने बोली है कि माननीय मोदी जी और अमित शाह जी, मैं जिशान उस पर गौर कर रहा हूं। मैं जिशान, मैंने गौर किया हो रही है। बिल्कुल जिशान, आपकी बात नोटबंदी वाली मैंने गौर की और मैंने बड़े ध्यान से सुना, जिशान, वो नोटबंदी वाली बात आपकी बड़े गौर करने वाली बात है, मैंने बड़े ध्यान से सुना। नवेद भाई ये बताइए, जिसकी तरफ जिशान इशारा कर रहे हैं कि नोटबंदी का जिक्र नहीं करते, लेकिन बीएमसी के चुनावों का नतीजा सामने है। अब फिर क्या बात करें हम? उसका कोई असर, उसकी कोई बात? नोटबंदी तो इसके बाद का ये नतीजा, पहला नतीजा है चुनाव की। आज लगातार चर्चा हो रही है प्रतीक जी। नहीं आप नहीं बोलिएगा। बात कहना चाहते हैं बीएमसी की बात, पहले एक लाइन कहना चाहते हैं, उसके बाद नवेद जी इस पर जवाब दे दें। मैं एक चीज कहना चाहता हूं, देखिए बीएमसी के चुनाव को कहीं पैमाना आप नहीं मान सकते हैं, क्योंकि बीएमसी लगातार शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी के कब्जे में 20 साल से थी, लेकिन पिछले 10 साल से हम महाराष्ट्र में अपनी सरकार बना रहे थे। अभी हमारी सरकार नहीं है, तो जब महाराष्ट्र की बात करें तो उत्तर प्रदेश में कहा पंचायत चुनावों अब नवेद जी का जवाब दे दें। मैंने उड़ीसा के पंचायत चुनावों को क्या कहेंगे? उड़ीसा के पंचायत चुनावों का नतीजा जो आया है उसको आप नोटबंदी की जब आप बात कर रहे थे तो मैं ओवरऑल इफेक्ट देख रहा था, नोटबंदी का ओवरऑल इफेक्ट देख रहा था। तक में आ रहे और आप एक बात सुनिए प्रतीक जी, एक मैं बात कहना चाहूंगी कि लोहिया के समाजवाद को लग गई आग, लोहिया के समाजवाद को लग गई आग। सपा की साइकिल में, सपा की साइकिल का पंजे का हाथ, सपा की साइकिल से पंजे का साथ। आप आश्चर्य करेंगे कि समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता बनकर के जिशान जी बैठे हुए हैं और नवेद सिद्दीकी जी बैठे हुए हैं। कितने आश्चर्य की बात है। जिशान जी बोल रहे हैं समाजवादी पार्टी के 5 साल के कारनामों को बता रहे हैं, पार्टी के हमारी जो मित्र हैं, हमें लगता है कि इनको पता है कि इनके पास जवाब दीजिए। ये वही लोग हैं जो कहते थे 27 साल यूपी बिहार इतने जवाब के साथ ये बता रहे हैं यहाँ पर। देखिए ऐसा है, अभी नवेद जी जवाब दीजिए। नोटबंदी के बाद का ये बड़ा चुनाव, अगर हम देखें तो ये चुनाव बड़ा है, उसमें एकदम ग्रास रूट लेवल से वोटिंग होती है। हाँ, बता रहा हूं, इश्यूज होते हैं, सारे इश्यूज होते हैं, वहां तो इफेक्ट दिखा नहीं। शाहनवाज हुसैन साहब का एक बयान आया, अभी ट्वीट किया उन्होंने कि महाराष्ट्र में बाजी मारी है, अब उत्तर प्रदेश की बारी है।
और बड़े खुश हो रहे थे। हमने कहा कि आपने यही ट्वीट पहले भी किया था कि 2014 में बाजी मारी है, अब बिहार की बारी है। तो उसके बाद उस ट्वीट का क्या हुआ, वो शायद डिलीट कर दिया होगा उन्होंने पुराना। तो आजकल ये डिलीट का बटन भी बहुत अच्छा है। तो देखिए ऐसा है, ये सारी चीजें सिर्फ जुमलेबाजी है और अच्छे अच्छे शेर और कविताएं निकल के आ रही हैं। दीप्ति जी को भी शौक हो गया है, बहुत अच्छा बोल रही है, बहुत अच्छी अच्छी लाइनें सुना रही है। लेकिन लगातार बात की थी क्योंकि जिशान ने नोटबंदी का मुद्दा उठाया, तो ओवरऑल इफेक्ट जो है, क्योंकि वो भी यूपी असेंबली को भी एक मिसाल की बात थी, तो चुनाव थे, मैंने इसीलिए उसको उस रेफरेंस को वहां से जोड़ा, बस और कुछ नहीं। देखिए यूपी असेंबली के चुनाव को और बीएमसी को एक साथ ना देखें। अभी जैसा जीशान भाई ने कहा कि पैमाना अलग है, तो बिल्कुल सही बात उन्होंने कही। वहां उसको ना देखें, शिवसेना के साथ रहे, फिर उसके बाद उनसे अलग हुए, ये सारी चीजें, तो ये कहीं ना कहीं अब उत्तर प्रदेश के समीकरण अलग है। उत्तर प्रदेश में मामला दूसरा है, ये असेंबली की बात हो रही है। उत्तर प्रदेश, अभी हमने शुरुआत में ही कहा कि हिंदुस्तान का दिल है, सबसे बड़ा सूबा है। तो उत्तर प्रदेश में आते आते, और ये वजह है यही, देखिए जब रेस होती है ना, रेस होती है जब प्रतीक भाई, तो लैप्स होती हैं उसमें। तो पहली लैप में अगर आप महाराष्ट्र को इस तरह मान रहे हैं, देख रहे हैं कि बहुत खुश हो गई हैं दीप्ति जी, तो चलिए अगर निकल गई, लेकिन वो रिले जो रेस होती है उसमें बाद में कोई और स्पीड पकड़ता है। वो हंसता है शुरू में कि चलो तो भाई तुम आगे अगर दौड़ने की कोशिश कर रहे हो तो दौड़ो, हम निकल, लेकिन बाद में क्या होता है, तो लास्ट लैप का इंतजार करिए। और खरगोश और कछुए की कहानी तो बचपन में हम सबने जानी है ना। देखिए हम भी शेर सुनाने लगे दीप्ति जी को तरह कुछ। तो ऐसा है कि ये सारी चीजें, तो अभी इतना खुश होने की जरूरत नहीं है। उत्तर प्रदेश आज सिर्फ अखिलेश यादव जी की तरफ देख रहा है, हमारे गठबंधन की तरफ देख रहा है। उसको हमारा साथ पसंद आ गया, 1 और 1 11 हो गए। जी उमेश जी, बिल्कुल मुझे बड़ा हंसी आता है, मजाक सा लगता है आप लोगों की बातें सुन के। आपको मैं पहले महाराष्ट्र के बात, आपने महाराष्ट्र के चुनाव के बारे में बात कहा है, मैं उसी के बारे में बता दे रहा हूं। देखिए बीएमसी का चुनाव जो है वो सत्ता का चुनाव होता है, ये सब जानते हैं कि चुनाव कैसे होता है। आप उसके बाद दूसरा भी एग्जाम्पल ले लीजिए कि लोकसभा का चुनाव होता है, पूरा देश के बेटा ये बने थे और प्रधानमंत्री जी और लोगों ने माना, सम्मान दिया और सत्ता दिया। आप 1 साल के बाद दिल्ली का चुनाव होता है, वही नाक के नीचे इनकी क्या दशा हो गई वो आप लोग देख रहे हैं। बिहार में 92 से 52 पे चले गए। आज वहां ये उपमा देते हैं एग्जाम्पल, वहां जो है आसाम का, आसाम में प्रफुल्ल कुमार मोहंता की पार्टी है असम गण परिषद, जो कांग्रेस को बहुत पहले हराया था, और वो पार्टी का सपोर्ट लेके इनको वोट मिल गया, इनके नाम पे नहीं मिल गया है। बिहार का वो हालत होने जा रहा है कि दिल्ली से भी ज्यादा बदतर हालत उत्तर प्रदेश का होने जा रहा है। आप इस पे ऊपर देखिए, ये सब जो है ये सब केवल लोगों को आश्वासन दिए, लोगों को बताए 2 करोड़ नौकरी दे रहा हूं हर साल। 2 करोड़ के बजाय 3 साल बीत गया, 6 करोड़ आदमी को मिलना चाहिए था, 2 लाख लोगों को नौकरी नहीं दे पाए। आज इन्होंने 3 साल बीत गया, इनके 73 सांसद एक गांव का विकास नहीं कर पाए, किस तरह से प्लान करेंगे? गोरखपुर में वर्षों से बंद पड़ी हुई यूरिया फैक्ट्री का जीर्णोद्धार करवाया, भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय सरकार ने ही करवाया है वो। और उसके बाद में जी हाँ, जी नहीं, आप ये आप अपने जब सूखा पड़ा तो प्रधानमंत्री नहीं गए, अखिलेश जी हर महीने गए। मैं आपको अब एक हर महीने गए हैं, जब मुजफ्फरनगर में इतने बुरी स्थितियां पहुंची, एक रात भी क्या अखिलेश यादव वहां पर रुकने के लिए गए थे? अगर अब बुंदेलखंड की इतनी बुरी दशाएं हुई, क्या अखिलेश यादव ने एक बार भी वहां पर जाकर के गए? बिल्कुल हर महीने गए, बिल्कुल नहीं, किसी ने नहीं पता है, किसी को नहीं, कोई रिकॉर्ड नहीं है इस तरीके का उनके लिए। उन्होंने कभी भी लखनऊ छोड़ करके वहां जाना पसंद नहीं किया। वो अगर जाते थे तो सैफई में रंगरलिया मनाने के लिए जाते थे। अगर वो सही होते तो इस प्रदेश की कानून व्यवस्था, यहाँ का शासन सब कुछ दुरुस्त होता, इस तरीके की दशाएं नहीं होती। आपत्तिजनक नहीं दीप्ति, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, दीप्ति ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं, मैं अपनी बहस की ना दीप्ति, अब मैं अपनी बहस में ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं होने दूंगा। नहीं दीप्ति, शब्द इस्तेमाल होने लायक नहीं है। उत्तर प्रदेश में ही 11,000 स्कूलों में नए शौचालय बनवाए हैं, ये मोदी सरकार के काम है, उत्तर प्रदेश के लिए किए गए। लगातार नहीं दीप्ति, ये शब्द नहीं है। जी नहीं,
नहीं दीप्ति, ये शब्द ठीक नहीं है। आपको इसको सुनना पड़ेगा कि मोदी सरकार ने उत्तर प्रदेश के लिए क्या काम किए हैं, ये आपको सुनना ही पड़ेगा। भाई आपकी डिबेट में ये बात 52 लाख गरीबों को उज्ज्वला गैस योजना के माध्यम से उन्होंने सबका साथ सबका विकास साथ में रख करके उस योजना का लाभ पहुंचाया है। आप इसे कैसे नजरअंदाज कर सकते हैं? आपको जो काम करना था ये नहीं शब्द इस्तेमाल होने लायक है, ये शब्द दीप्ति इस्तेमाल होने लायक नहीं है। दीप्ति ये शब्द इस्तेमाल होने लायक नहीं है। और गरिमा का ध्यान रखना जाएगा, बेहद जरूरी है। कम से कम मैं अपनी डिबेट में ऐसा नहीं होने दूंगा, हरगिज नहीं, हरगिज नहीं, नहीं बिल्कुल नहीं। मैं आप नवेद जी तो बहुत पीछे आते हैं, नवेद जी आप तो बहुत पीछे, मैं नहीं होने दूंगा। नहीं, दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल, दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल, दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल, दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। रैलियों की बात कर नहीं, लेकिन मैं दीप्ति जी महिला होने वाला नहीं था, लेकिन बहरहाल आज एक्ट्रेसों को बुला करके वहां पर डांस करवा रहे हैं। शब्दों का चयन आपको सही करना है, इस तरह के शब्दों का चयन नहीं करके सैफल छोड़ करके हाँ ये कहिए, हाँ ये आप कहिए, ये आप कह सकती हैं कि जब मुजफ्फरनगर जब जल रहा था तो वहां पर कोई महोत्सव चल रहा था, ये बात सही है, ये बात मैं एक्सेप्ट कर सकता हूँ, ये बात ठीक है कि आप सैफई महोत्सव की बात करिए, सैफई महोत्सव की बात करिए, दंगों से जोड़िए, ये बात मैं मान लूंगा, लेकिन वो शब्द एक्सेप्टेबल नहीं है दीप्ति। एक शासक अगर अपनी शासन की मर्यादाओं को भूल करके, शासन की पारदर्शिता को भूल करके, सुशासन की जिम्मेदारियों को भूल करके अगर अय्याशी करता है, अगर उसी पैसे पर जो जनता का पैसा है उसी पर वो अगर ऐड कर रहा होता है, प्लीज होल्ड ऑन, दीप्ति जी प्लीज इनका ऑडियो डिप करें, प्लीज दीप्ति का ऑडियो डिप करें, प्लीज दीप्ति का ऑडियो डिप करें। नवेद आई एम गिविंग यू टाइम। नवेद जी मैं आपको 10 सेकंड दे रहा हूं। नवेद मैं आपको 10 सेकंड दे रहा हूं, प्लीज नवेद मैं आपको 10 सेकंड दे रहा हूं, प्लीज दीप्ति का ऑडियो डाउन करिए। अपनी जबान पे आप एक बात सोचिए कि अखिलेश यादव जी ने एक बार भी मुजफ्फरनगर का गलत बोला, एक बार भी बुंदेलखंड का गलत था, देश यही बात उस पर फौरन कहेंगी कि गलत चीज है। अरे आप क्या कहेंगी यार, क्या बात कर रही है आप, महिला है तो आप उसका गलत फायदा उठाए, ऐसे नहीं होता है। नहीं आपने किस तरह के बातों का प्रयोग कर रही है आज आप भारतीय जनता पार्टी के नेता क्या बात कर रहे हैं, मजाक बना लिया आपने देश के ऊपर, इतनी स्तरीय बातें आप लोग कर रहे हैं। बेहद दुख के साथ बेहद अच्छी बहस के बाद मुझे बेहद दुख के साथ आज अभी बस सिर्फ इतना कहना पड़ रहा है कि कल फिर मुलाकात होगी। आप बने रहिए ईटीवी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के साथ।